हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नेट के पर्पज़ के से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली नहीं कहूँगा बट गेट में एक दो बार इस पे अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो मैं आपको कवर करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है स्टार्क इफेक्ट। क्या नाम है इसका? स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो आज का जो मेरा लेसन है उसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, मैं उसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। आज के इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, ये स्टार्क इफेक्ट होता क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर स्टार्क इफेक्ट। सेकेंड, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट के नाम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इन सब का हम लोग ये हाइड्रोजन एटम और दूसरे एटम के लिए थोड़े थोड़े शॉर्ट व्यूज करेंगे और मैं एक एक करके क्लियर भी करूंगा कि किस तरीके से एक एक करके उन सबके जो टर्म्स आते हैं जिनको आप डायरेक्टली यहाँ समझते हैं उन सबको मैं क्लियर करते हुए बढ़ूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड डायपोल मोमेंट के बारे में। ओके, कि हर एक स्टेट के लिए किस तरह से डायपोल मोमेंट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी में भी हूं और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्क इफेक्ट होता क्या? देखिए, जनरली होता क्या है कि आपके पास कोई भी एटम है तो उस एटम के एटॉमिक लेवल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एटम है, मैं यहां समझा रहा हूं, आपको इसे समझना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपके पास कोई एटॉमिक लेवल्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि उन सबको एटॉमिक लेवल को एसपीडीएफ और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से आप इसको डिनोट करते हैं। तो आपके पास एटॉमिक लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स पे अगर आप एक्सटर्नल फील्ड एक्सर्ट करते हैं तो वो लेवल्स क्या होते हैं? स्प्लिट अप होते हैं। ओके, उन लेवल से आप फाइन स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। स्प्लिट अप होने का मतलब क्या है? आप उनके फाइन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अगर आपने एटॉमिक लेवल्स या किसी एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब आप स्टडी करते हैं ज़ीमन इफेक्ट के बारे में। ओके, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो दिया हुआ है। एक है आपका नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, एक होता है एनामलस ज़ीमन इफेक्ट। मैंने आपको क्लियर है कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उन सब वीडियोस को जाके। ओके, और दूसरा होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पर्टर्बेशन तैयार होती है जिसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपने एटॉमिक लेवल से किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखने की कोशिश की है तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका जीमन इफेक्ट आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो आप पे एक स्टार्क इफेक्ट आता है। ओके, स्टार्क इफेक्ट। तो हमको यहाँ पढ़ना है, आज का जो वीडियो है वो मेरा स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ओके, समझिएगा कि स्टार्क इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि आपके पास होते हैं एटॉमिक लेवल्स। होते क्या है? एटॉमिक लेवल्स। और उन एटॉमिक लेवल्स पे अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो वो हो जाते हैं स्प्लिट अप। इसी फेनोमेना को नाम से जानते हैं, स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसका मैं आपको सेटअप नहीं बताने वाला हूं, इस पे जो थ्योरेटिकल बातें हैं और जो क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं मैं उन सबको क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो यहां जो स्टार्क इफेक्ट होता है, ओके, जो स्टार्क इफेक्ट है उसको हम लोग दो भाग में स्टडी करते हैं। एक आपका हो जाता है लीनियर स्टार्क इफेक्ट। ओके, लीनियर स्टार्क इफेक्ट होता है और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ओके, क्लियर है? क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट है वो जो होता है, इसके लिए खास क्या है कि ये केवल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है। ये केवल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और ये जो दूसरा है वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। ओके,
ये 2 पॉइंट्स को आप समझिए ध्यान से। लीनियर स्टार्क इफेक्ट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। लाइक मैग्नेटिक फील्ड में आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपका नॉर्मल और एनामलस जीवन इफेक्ट को शो करता था, और दूसरा जो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल तो आप पास चेन ब्रैकेट इफेक्ट देखते थे। ठीक उसी तरीके से ये आपका स्टार्क इफेक्ट जो होगा, इसको हम लोग भी 2 भाग में बांट रहे हैं, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में और जिसको लीनियर स्टार्क इफेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसे हम लोग कह रहे हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो इनको क्वाड्रेटिक और स्ट्रॉन्ग कहने के पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप लीनियर स्टार्क देखते हैं, स्टार्क इफेक्ट को समझते हैं, तो जिसमें जो शिफ्ट होता है एनर्जी का, जो शिफ्ट इन एनर्जी लेवल होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर में 1, क्योंकि ये लीनियर है। ओके, ये एक बात है, इस कारण से इसे लीनियर स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाते हैं तो वहां जो शिफ्ट होता है, वो जो एनर्जी शिफ्ट होता है एनर्जी लेवल, वो होता है ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इन दोनों में ये बेसिक अंतर है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसमें जो होता है लीनियर स्टार्क इफेक्ट यानी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो शिफ्ट एनर्जी लेवल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर में 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट के नाम से कहलाता है। ओके, यहां से आप याद रखिए डेल ई का जो मतलब है वो आपका होता है एनर्जी शिफ्ट होता है, और ई जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, क्लियर है? तो अब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे सेपरेटली, अलग अलग। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, एक पहला जो है वो आपको लीनियर स्टार्क इफेक्ट बताने वाला हूं। तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट को समझते हैं, बट इसको समझने के लिए हम सबसे सिंपल एटम से शुरुआत करते हैं, और वो है आपका हाइड्रोजन एटम से। ओके, तो देखिए समझिए, यहां से आपके पास है क्या, हम लोग बात कर रहे हैं, मैं टॉपिक यहां नाम दे देता हूं आपका लीनियर स्टार्क इफेक्ट। ओके, लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। ओके, सबसे पहला बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के इन ग्राउंड स्टेट से। ओके, हम बात कहां से कर रहे हैं, इन ग्राउंड स्टेट से। तो देखिए, जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके कारण हैमिल्टोनियन में कुछ चेंज होता है। तो जो नया हैमिल्टोनियन, जो टोटल हैमिल्टोनियन है, एक पुराने हैमिल्टोनियन H0 जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें क्या होता है, एक परटर्बेशन ऐड होती है, और इस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है वो HP जो हो जाता है वो होता है -EZ होता है। ओके, यहां पर समझिएगा ये टर्म आता कैसे, आपने लगाया था, चूंकि ये एक तरीके से एनर्जी की टर्म है, और एनर्जी जो होता है वो क्या होगा आपके पास, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप समझते हैं, आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। ओके, तो फोर्स यहाँ जो चार्ज होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो E इंटू हो गया, और आपके पास वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए E और डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में है, जो कि एक जेड डायरेक्शन, आपने एक डायरेक्शन एजम्पशन लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेते चलते हैं। ओके, तो यहां जो होता है H0 जो होता है वो अनपर्टर्ब्ड होता है, और HP जो होता है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आगे। ओके, अब जब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो ग्राउंड स्टेट में आपका हाइड्रोजन एटम के, आई होप कि आपको ये हाइड्रोजन एटम क्लियर होगा, कि आप उसमें बेसिक्स को मैं अब तक क्लियर नहीं कर रहा हूं, सिंपली मैं हाइड्रोजन एटम से जो रिगार्डिंग सारे बातें उनको लेके यहां मैं स्टार्क इफेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, समझिए, यहां आपके पास N की वैल्यू 1 होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू आपकी होती है 0, और M की वैल्यू होती है 0। तो जो स्टेट लिखा जाता है NLM लिखा जाता है, तो ये आपका लिखा जाता है psi 100, और इसके लिए जो आता है आपका पहले से कैलकुलेटेड है क्वांटम मैकेनिक्स में, 1/√π A0 का क्यूब e⁻⁻r बाई A0। ओके, ये आपकी आ जाती है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब आपको इस स्टेट पे पर्टर्बेशन को अप्लाई करना है, आपको इस स्टेट पे क्या करना है, पर्टर्बेशन को अप्लाई करना है। तो देखिएगा ध्यान से, तो देखिए आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात है यहां
कि आपको मैंने यहाँ जो है साई 100 जो स्टेट है 1/πa0 का क्यूब e⁻⁻r/a0 होता है, और जो पर्टर्वेशन है वो आपका है EEZ, और आपको पता है कि यहाँ z को लिख सकते हैं r cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं बाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये आपको पता है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां हम लोग लगाने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर नॉन डिजनरेट पर्टर्वेशन थ्योरी की बातें कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन डिजनरेट पर्टर्वेशन थ्योरी लगाने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहां जब पर्टर्वेशन की बात करते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन एटम में जो डीजेनरेसी होती है वो होती है n² की बातें करते हैं। तो n की जो वैल्यू है यहाँ, चूंकि फर्स्ट स्टेट की बात करें 1, तो डिजेनरेसी है यानी n है, तो इसके मतलब वो नॉन डिजेनरेट स्टेट की बातें कर रहे हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होता है, जो टोटल एनर्जी करेक्शन आप लिख सकते हैं, उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि E जो है वो आपका एक तो हो गया आपका जो नॉर्मल है जब अनपर्टर्ब्ड है, प्लस आपका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आता है। आपका क्या आता है? एक फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक टर्म आ जाता है। ओके, अब ये E0 की जो वैल्यू होती है वो आपके होते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि नॉर्मली किसी भी स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए होता है 13.6/n², और यहाँ n की वैल्यू चूंकि ग्राउंड स्टेट में आपको n की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, बट हमको दूसरा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है E01 बाय द हेल्प ऑफ पर्टर्वेशन थ्योरी। ओके, तो आपको पर्टर्वेशन थ्योरी से आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो होता है नॉन डिजेनरेट में होता है, वो हम लोग लिखते हैं जनरली साई स्टार HP साई, और आपका चूंकि यहाँ आपका वैल्यू होगा DV, टोटल वॉल्यूम एलिमेंट पे एप्लीकेबल होगा। ओके, तो साई जो है आपका ये है जो कि आपका स्टेट है 100 है। ओके, HP जो है आपका गिवन है ऑलरेडी, और जो DV एलिमेंट्री वॉल्यूम उसको हम लोग लिख सकते हैं r² dr साइन थीटा d थीटा और d⁵। ओके, चलिए अब एक एक करके इन सब की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से साइज 0 की वैल्यू जब ये वाला, और जब इसके कंजुगेट करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो उसके लिए कंजुगेट करेंगे तो इसकी जो कंजुगेट की वैल्यू भी आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो इसकी वैल्यू को जब यहाँ दोनों को इनटू करते हैं तो सिंपली आ जाता है यहाँ से 1/πa0 का क्यूब और e⁻⁻2r/a0 हो जाएगा आपका, और यहां से ये आपका पूरा टर्म वॉल्यूम टर्म रहेगा। और पर्टर्वेशन की ध्यान से देखिएगा, पर्टर्वेशन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं। यहाँ हो गया है -ER cos थीटा, और यहाँ से r² dr साइन थीटा d थीटा d⁵। ओके, जो मेरा यहाँ मेन जो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं पहले, यहाँ -EE/πa0 का क्यूब आपका e⁻⁻2r/a0, और यहाँ से r और यहाँ r², ये r³ हो जाएगा, dr हो जाएगा। फिर अगला आपका हो गया है साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ओके, और यहाँ से हो गया है cos phi और d⁵। ओके, ये आपका cos phi और d⁵। इसकी सबकी लिमिट्स आपको 0 से, आपको नॉर्मली पता है 2π, ये होती है 0 से π, और ये आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो मैं ये टर्म मेरे लिए, इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म मेरे काम का है, क्योंकि इस टर्म से ही इस पूरी कहानी को क्लियर हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा, मैं इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से, मैं केवल इस टर्म की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से समझिए, 0 to π साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा है आपका 0 to π। अगर मैं इसको 2 से 1/2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर देता हूं तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π साइन 2 थीटा d थीटा। इसकी जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां से आपका आ जाता है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाती है, और मैं यहाँ माइनस रख देता हूँ 0 to π। ओके, तो जब इसको यहाँ पुट कर रहे हैं -1/4, और आपका 2 थीटा का यहाँ 2 बाहर आ गया है नीचे डिवाइड में, तो यहाँ से आपका cos 2π और यहाँ से हो गया cos 0, तो cos 2π आपका होता है 1, और यहाँ से आपकी जो 1 की जो वैल्यू है cos 2π आपकी 1 हो गई, 1 - 1 जो होने वाला है आपका 0 होने वाला, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी आ रही है 0, तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी
जीरो। ओके, यानी आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जब ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम पे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है जीरो, यानी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो आपका होता है हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में, ओके, वो कुछ भी नहीं होता, वो जीरो होता है। यानी हम सिंपली कह रहे हैं, यहाँ बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आपकी टोटल एनर्जी है आपकी, वो आपकी E0 प्लस E01, ये जो आपके फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन थी, ये टर्म तो आपके जीरो हो गए और ये आपकी -13.6, तो ओवरऑल आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाता है। ये बात हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट की बातें कर रहे हैं, यानी ग्राउंड स्टेट में जो शिफ्ट देखने को मिलता है, ओके, जो आपको शिफ्ट की हम लोग बातें कर रहे थे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम की, वो आपकी जीरो होती है, यानी उसमें कोई शिफ्ट नहीं आता है। ओके, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइमिंग के साथ, आप किस टाइम पे देख रहे हो, वॉच टाइम के साथ, वहां पे आप मुझे कमेंट पे बता दीजिए, तब मैं डायरेक्ट वीडियो जाके आपको वहां से क्लियर कर सकूं। ओके, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अपने इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे समझिएगा। तो अभी तक आपको मैंने ये समझाया कि आपका जो स्टार्क इफेक्ट होता है उसमें जो हाइड्रोजन एटम होती है उसकी जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट में होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एनर्जी शिफ्ट आपकी क्या होती है ग्राउंड स्टेट में जीरो होती है। ओके, तो देखिए यहां से दो तीन बातें जो है आपको समझनी चाहिए और दो तीन बातें आपको क्लियर भी रखनी चाहिए, यहां से बातें हैं जो आपको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लेनी चाहिए। ओके, समझिए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो पर्ट शिफ्ट होता है वो आपका जीरो होता है, यानी ये शिफ्ट जीरो है। यहां से कंक्लूजन है कि लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो होता है, ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो है आपका, ओके, वो केवल उन्हीं स्टेट्स पे एप्लीकेबल होते हैं जहां आपकी एल की डीजेनरेसी होती है। ओके, ये आपका की पॉइंट है। ओके, जिन स्टेट्स पे एल की डीजेनरेसी, स्टेट आपका एल पे डिपेंड नहीं करता है, वहां आपका लीनियर स्टार्क इफेक्ट नहीं होता है। ओके, और जहां आपकी एल की डिजेनरेसी हो गई है आपकी, ओके, वहां आपका लीनियर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ओके, मैं अभी आपको तुरंत एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे समझिए, आपको सिर्फ समझना है, पूरे ध्यान पूरा वीडियो पे रखिएगा। अगर अभी मैंने आपको लीनियर स्टार्क में हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट थी 100, इसमें आपने एन की वैल्यू को तो 1 किया बट एल की वैल्यू को 0 कर दे। यहाँ एल की डिजेनरेसी कुछ नहीं थी, एल की कोई एक ही वैल्यू थी, 0 वैल्यू थी, तो यहाँ एल की डिपेंडेंसी थी ही नहीं, तो इसीलिए इसमें लीनियर स्टार्क इफेक्ट आया ही नहीं। ओके, इसमें आपको ग्राउंड स्टेट पे आपको कोई लीनियर स्टार्क इफेक्ट दिखा ही नहीं, यानी जहां एल की वैल्यू 0 होगी वहां डिजेनरेसी नहीं होगी। ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, आप कहीं भी किसी अल्काइली एटम की बातें कर रहे हैं, ओके, किसी अल्काइली एटम की बातें कर रहे हैं, लाइक अगर आप पीरियोडिक टेबल में जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल जो होते हैं वो एस सब सेल में जाके फिलअप करते हैं, वो आपके एटॉमिक डिजेनरेसी एस की वैल्यू 1 होती, एस पे जाके खत्म होती है, वहां आपकी लास्ट लेवल जो होती है वो आपके एल की उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो उन सब के लिए भी आपका लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो होगा वो आपको देखने नहीं मिलने वाला। ओके, क्योंकि उसमें एल की डिजेनरेसी नहीं है। ओके, इसीलिए आपका बात याद रखिएगा, या मैं एक की पॉइंट आपको याद कर देता कि नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट, ओके, नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अल्काइली। ओके, थोड़ी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब है बट आई होप कि आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन अल्काइली एटम बिकॉज दे डू नॉट एग्जिबिट एल डिजेनरेसी। ओके, क्योंकि उनमें एल की डिजेनरेसी नहीं थी इसलिए उनमें लीनियर स्टार्क इफेक्ट शो नहीं हुआ। ओके, इस बात को आप की पॉइंट की तरह याद रखिएगा। ओके, अब देखिए जो एक और आपको पॉइंट करने के बाद है, ये जो है अगला एक क्वेश्चन की तरह से नहीं, क्वेश्चन की तरह नहीं, सब उसको नॉर्मली समझिए कि इस स्टेट पे जो ग्राउंड स्टेट है वहां आपकी हाइड्रोजन एटम की मैं बातें कर रहा हूं, समझ लीजिए कि वहां उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, वहां उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का,
या फिर जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, आपकी जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट में, उससे अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के कारण जो आता है वो आता है माइनस पी डॉट ई। ओके, ये आपका एक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपका आता है पी डॉट ई। और वही पी डॉट ई के आगे वो शिफ्ट इन एनर्जी है डाइपोल, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां ई मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी मतलब आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ओके, बट ये वाला जो टर्म है, जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम थे, ये वाला टर्म ऑलरेडी जीरो है। ओके, तो आपका पता चल रहा है कि यहां से पी और ई डॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। ओके, आपका जो पी का टर्म था, ई का जो टर्म, आपका ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टर्म तो जीरो नहीं है, तो यहां से आपने ई को तो जीरो नहीं किया है। ओके, तो डेफिनेटली पी ही जीरो होगा। ओके, यानी यही टर्म जीरो होगा, यानी डाइपोल मोमेंट जो होगा, ओके, वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी आपकी जो हाइड्रोजन एटम है एट द ग्राउंड स्टेट, जहां एल की कोई डिजेनरेसी नहीं है, उस स्टेट के लिए, उस एटम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, ओके, जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया है। ओके, इस बात को आप गौर करके रख लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा एक एक बात को। कोई भी डाउट हो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइमिंग लिख के वहां कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अगर अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स बताइए कि कैसा आपको लगा है। ओके, चलिए अपने आगे बढ़ते हैं, अपने इसी को ही कंटिन्यू करते हुए।